Okay, so Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Today we are going to discuss Eastern question. जो हमारा ये टॉपिक है वो यूरोपियन हिस्ट्री के पार्ट 1 का टॉपिक है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस पे जो है सवाल भी आ चुका है 2-3 बार एंड बिसाइड्स दैट इस पे जो है शॉर्ट नोट भी आ चुका है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है तो आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं ईस्टर्न क्वेश्चन को। तो उसके बाद जो होंगे हमारे दूसरे टॉपिक्स होंगे लाइक यूरोपियन हिस्ट्री पार्ट 2 के वर्ल्ड वॉर्स, कोल्ड वॉर एंड अदर आइडियोलॉजी सच एज fascism, Nazism. ओके सो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देख लेते हैं ईस्टर्न क्वेश्चन की कि ईस्टर्न क्वेश्चन क्या है आखिर में कि it's a diplomatic issue in the European history that involved the decline of Ottoman Empire. Decline of Ottoman Empire and the European powers attempt to maintain their interest in the region. अब देखें ना जैसे आप लोगों को पता है कि जो ओटोमन एम्पायर था वो बहुत बड़ा एम्पायर था। अब ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे ओटोमन एम्पायर का डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ है। अब जब ओटोमन एम्पायर का डिक्लाइन होगा तो उसने ना 3 कॉन्टिनेंट्स में जो है अपनी टेरिटरीज ऑक्यूपाई करके रखी हुई थी। और वो जो रीजन्स थे ना वो बड़े इम्पोर्टेंट थे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू वो सारे बहुत इम्पोर्टेंट थे। तो इसीलिए जब डिक्लाइन होगा ना ओटोमन एम्पायर का तो जो यूरोपियन पावर्स होंगे ना उस टाइम के लाइक मेनली रशिया और उसके बाद जो है प्रूशिया एंड देन ब्रिटेन एंड बिसाइड्स दैट ऑस्ट्रिया एज वेल, इवन फ्रांस एज वेल। तो ये जो पावर्स होंगे ना वो क्या हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे, अलार्म हो जाएंगे कि ऑटोमन एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा है। तो हम जो अपना हमारे जो अपने इंटरेस्ट है ना इन दैट रीजन, जिस रीजन को इसने ऑक्यूपाई किया हुआ था, कि हमने अपने वो इंटरेस्ट को मेंटेन करना है क्योंकि रशिया बड़ा एक्टिव हो चुका था जब डिक्लाइन हो रहा था ऑटोमन एम्पायर का, बिकॉज रशिया हैड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन द बाल्कान रीजन। तो वो डर जाते हैं यूरोपियन पावर्स कि भाई रशिया जो है वो इतना एक्टिवली मूव कर रहा है तो हम भी जो है उनको कर्टेल करना चाहिए और हमारे भी जो इंटरेस्ट हैं तो वो पूरे करने चाहिए। सो ईस्टर्न क्वेश्चन को हम कुछ कहेंगे डिप्लोमेटिक एज वेल एज जियोपॉलिटिकल स्ट्रगल। वो डिप्लोमेटिक तो स्ट्रगल थी लेकिन उसके साथ साथ जियोपॉलिटिकल स्ट्रगल भी थी and the Europe regarding the weakening of Ottoman Empire and the impact of its decline on the European powers. क्योंकि देखिए ना जब इतना बड़ा एम्पायर जो है वो डिक्लाइन हो रहा है तो उसके तो कुछ इम्पेक्ट्स तो होंगे ना यूरोपियन पावर्स के ऊपर। और ये जो ट्रम था ना, द ट्रम वाज वाइडली यूज्ड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी एज यूरोपियन स्टेट्स डिबेटेड व्हाट शुड बी डन अबाउट द सिक मैन ऑफ द यूरोप। तो ये जो यूरोपियन पावर्स थे ना तो उन्होंने कहा था कि सिक मैन ऑफ द यूरोप है ना, क्योंकि डिक्लाइन हो रहा है, इसके डिक्लाइन के बहुत जो है इम्पैक्ट्स होंगे, यूरोपियन पावर्स पे इम्पैक्ट होंगे और एक जियोपॉलिटिकल जो है स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका क्या किया जाए, because the Ottoman Empire it controlled the vast territories in the southeastern Europe and the Middle East and the North Africa. ये 3 important regions हैं जहाँ पे जो है इसने अपनी territories जो है वो occupy की हुई थी, but by the 18th century it began to weaken. At its peak, the Ottoman Empire controlled the vast territories across the 3 continents. Number 1 is southeastern Europe, and second is Middle East, and the third is North Africa. सो द एम्पायर जो 1299 से लेके 1922 मींस आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन, जब इसका जो है डिसइंटीग्रेशन होगी इसकी, वो एक बड़ा जो है ना इन्फ्लुएंशियल एम्पायर था इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। हम जो है ना उसकी थोड़ी सी डिटेल देखते हैं कि भाई आप भी सोचते होंगे कि मिडिल ईस्ट में कौन से रीजन थे, साउथ ईस्टर्न यूरोप में कौन से रीजन थे, नॉर्थ अफ्रीका में कौन से रीजन थे। So first of all, we would like to discuss the first region that is southeastern Europe, जिसको हम कहेंगे the Balkans. अब आपको ये पता होना चाहिए कि मॉडर्न डे कंट्रीज कौन सी आती है इस रीजन में। मॉडर्न डे कंट्रीज है, नंबर 1 इज ग्रीस एंड बुल्गारिया। दीज ऑल वर द पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। सर्बिया, मोंटीनेग्रो, रोमानिया, अल्बेनिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, कोसोवो, बॉस्निया हर्जिगोविना, क्रूशिया एंड द पार्ट्स ऑफ हंगारी। अब इस बाल्कान रीजन का जो है ना सिग्निफिकेंस क्या था, इसका इम्पोर्टेंस क्या था। दे वर सेंट्रल टू द ऑटोमन एम्पायर बिकॉज वो मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक उसके बड़े एडवांटेजेस थे।
ठीक है, क्योंकि वो रीजन्स प्रोक्सिमिटी टू द ओटोमर एम्पायर हार्टलैंड एंड द एनाटोलिया, जिसको जो है वो कैपिटल सिटी था, अलाउड द एम्पायर टू एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द यूरोप। अब उसमें जैसे है मेजर सिटीज आ जाती है, इस्तांबुल एंड व्हिच वाज द कैपिटल, एंड द अदर इम्पोर्टेंट सिटीज इंक्लूडिंग द Belgrade, Sarajevo, and other cities as well. So the Balkan was a diverse region. अब ये जो बाल्कान वाला रीजन था ना, वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट रीजन था। क्यों? क्योंकि वो डाइवर्स रीजन था। वहाँ पे डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स थे। भाई कौन कौन से? लाइक स्लेव्स थे and Greeks थे, Albanians थे, which later became a source of nationalist movements and uprising in the during empire's decline. क्योंकि फिर ये बाद में ना जो है सोर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट्स का एक सोर्स बनते हैं, क्योंकि द ऑल वर ट्राइंग फॉर देयर इंडिपेंडेंस। जब नेशन स्टेट जो सिस्टम है उसकी पॉपुलरिटी होती है और ये जो है अपनी नेशनलिस्ट जो मूवमेंट्स होती हैं वो स्टार्ट करते हैं और वो अलग होना चाहते हैं, क्योंकि ओटोमन एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा था। So now we have another region that is Middle East, and the modern countries like Turkey, Anatolia, Syria, Iraq, Jordan, Lebanon, Israel, Palestine, Egypt, Saudi Arabia, and the parts of Arabian Peninsula. अब इसका significant क्या था? It was very important to the Ottoman Empire because it served as a heart of Islamic culture and the center of caliphate. So the region also contained the crucial trade routes and the resources like oil, fertile, and the agricultural land. अब अगर हम अरबियन पेनिनसुला के मॉडर्न डे कंट्रीज की बात करें तो उसमें आ जाते हैं, नंबर 1 इज सऊदी अरेबिया, द सेकंड इज यमन, एंड द थर्ड इज ओमान एंड द कुवैत एंड द सम पार्ट्स ऑफ यूएई. अब इसका सिग्निफिकेंस, while the Ottoman Empire controlled the western part of the Arabian Peninsula like Mecca and Medina, the two holy cities of Islam, so much of the Arabian Peninsula remained only loosely under the Ottoman control. The Ottomans used local tribal alliances and the religious influence to maintain their hold over the region. अब ये ना इन पे इतना कोई डायरेक्ट या स्ट्रांग होल्ड नहीं था ओटोमन एम्पायर का, बल्कि ये क्या करते कि टाइम टू टाइम जो लोकल ट्राइबल अलायंसेस होते थे या जो रिलीजियस कुछ इन्फ्लुएंस होता था या इन्फ्लुएंस होते थे, तो उनके जो है थ्रू वो अपना होल्ड जो है वो मेंटेन करते थे इन दैट रीजन. ओके, सो देयर इज अनदर रीजन जो हमारे पास है नॉर्थ अफ्रीका, जिसमें मॉडर्न डे कंट्रीज आ जाती है, लिबिया, तुनिसिया, अल्जीरिया, इजिप्ट. अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि नॉर्थ अफ्रीका वाज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस टू द ओटोमन्स बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन लॉन्ग विद द मेडिटेरियन कोस्ट. अब जो मेडिटेरियन सी है, क्योंकि इसकी जियोग्राफिकल प्रोक्सिमिटी विद दिस मेडिटेरियन कोस्ट एंड इट्स कनेक्शन टू द ब्रॉड इस्लामिक वर्ल्ड, सो द रीजन आल्सो इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें ग्रेन आ जाते हैं एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. So the Albania and the Tunisia were key parts of the empire, with Algeria governed by a mix of Ottoman military leaders and the local tribal chiefs. अब यहाँ पे भी ना वो मिक्स जो है चलता था, ओटोमन जो है मिलिट्री लीडर्स भी जो है वो होल्ड रखते थे, समटाइम्स लोकल जो उनके ट्राइबल्स होते थे वो. So the Libya was also the part of Ottoman holdings, though it faced frequent local resistance and it was governed by the Ottoman appointed officials. So हम अभी देखते हैं कि जो है ना की प्लेयर्स कौन से थे ईस्टर्न क्वेश्चन में. अब नंबर 1, Ottoman Empire. At its peak, it controlled much of the southeastern Europe, Western Asia and the North Africa. लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा मिलिट्री डिफीट्स होती हैं, इंटरनल स्ट्राइफ्स एंड द टेरिटोरियल लॉसेस जो उसको वीक बनाते हैं डे टू डे. एंड द सेकंड वन इज आवर ग्रेट रशिया क्योंकि रशिया के बड़े मेजर इंटरेस्ट थे इसमें, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट ए ग्रेट रशिया. So, a major player seeking to expand its influence in the Balkans and the Black Sea region, so desired access to the warm water ports and the weakening of the Ottoman Empire to increase Russian power. अब ये ना अपना इन्फ्लुएंस जो है एक्सपेंड करना चाहता था, किसमें? बाल्कान्स रीजन में. जैसे इसको जो है असेस मिल जाए, कहाँ पे? ब्लैक सी रीजन में, क्योंकि इसके वार्म वाटर पोर्ट्स नहीं है ना, तो इसकी ना हमेशा ही जो है वो एक विश रही है कि मुझे असेस मिले टुवर्ड्स द ब्लैक सी रीजन, वार्म वाटर जो पोर्ट्स हैं वहाँ पे. तो ईस्टर्न क्वेश्चन में ना रशिया बहुत बड़ा प्लेयर था और रशिया की वजह से जो दूसरे पावर्स थे वो भी आ गए थे. ओके, सो मैंने ये मैप जो है निकाला है, आप मैप में देख सकते हैं. So this is the decline of the Ottoman or the Turkish Empire. So here this is Russia, and you can see here this is the Black Sea.
और यहाँ पे हम जो है वो देखते हैं कि ये जो रीजन है यहाँ पे जो है बाल्कान्स जो मतलब कंट्रीज़ हैं वो हैं, जैसे ये अल्बानिया हो गया, मैसेडोनिया हो गया, ठीक है, ये बुल्गारिया हो गए। तो जैसे हम देख रहे थे कि रशिया के ग्रेट जो इंटरेस्ट थे ना वो यही थे कि ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस जो है ना वो एक्सपेंड करना चाहता था किस रीजन में, इसी रीजन में, ये जो बाल्कान रीजन है जैसे इसका जो है वो इन्फ्लुएंस हो ज़्यादा, जैसे इसको जो है ना असेस मिल जाए जो वार्म वाटर है पोर्ट्स की वजह से, क्योंकि देखिए ना ये भी यहाँ पे भी एक पेनिनसुला है, यहाँ पे ये एजियन सी है और उसके अलावा जो है यहाँ पे इसीलिए ये जो है अपना इन्फ्लुएंस एक्सपेंड करना चाहता था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस यू नो टू हैव असेस टुवर्ड्स द वार्म वाटर। अब ये जो बाल्कान रीजन है ना एक्चुअली बाल्कान पेनिनसुला आप लोगों को मैंने बताया था कि पेनिनसुला क्या होता है, थ्री जो साइड होती है वो उनके वाटर्स होते हैं। तो हम अगर देखेंगे ना तो एड्रियाटिक सी होता है इन द नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, और इसके बाद जो है हम देखते हैं कि आयोनियन सी होता है साउथ वेस्ट में, ठीक है, साउथ वेस्ट में आयोनियन सी, एंड आफ्टर दैट एजियन सी इन द साउथ। हाँ, इसी मैप में जो है आप ना बाल्कान जो है ये पेनिनसुला देख सकते हैं को दिस इज द रीजन ऑफ द बाल्कान्स एंड हियर यू कैन सी ब्लैक सी। और यहाँ पे देखें बाल्कान के कंट्रीज हैं लाइक मैसेडोनिया, ग्रीस, अल्बानिया एंड बोस्निया, हर्जिगोविना, मोंटेनेग्रो, सर्बिया, क्रोएशिया, ठीक है, स्लोवेनिया। सो दिस इज द रीजन ऑफ बाल्कान और हम इसको कहते हैं बाल्कान पेनिनसुला ड्यू टू दीज थ्री वाटर्स। Here you can see Ionian Sea and here Aegean Sea and here the Adriatic Sea। अब ना आप लोगों ने ये चीजें याद करनी है, जैसे मैंने आप लोगों को आइबेरियन पेनिनसुला पढ़ाया था जिसमें स्पेन एंड जो है पोर्चुगल है, इसके बाद जो है आपने अरबियन पेनिनसुला भी पढ़ा है, उसके बाद आपने आज बाल्कन पेनिनसुला भी पढ़ा। क्योंकि ये जो है ना चीजें ये कभी कहाँ पे आपको जो है ना एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू में काम आ जाती हैं, कभी जनरल नॉलेज में काम आ जाती हैं, कभी आप कोई भी इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको जो है ना ये चीज़ें याद होती हैं। लाइक जैसे सीएसएस के इंटरव्यू में क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि बाल्कान जो पेनिनसुला है हम उसको पेनिनसुला क्यों कहते हैं या कौन से वाटर्स हैं जो इसको कवर करते हैं। सो ये जो चीज़ें आती है ना जब यहाँ पे आती है तो आप इनको ना अलग से नोट डाउन कर लिया करें, उनको याद कर लिया करें। ये सिर्फ यूरोपियन हिस्ट्री में नहीं आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत मुफीद होती हैं। क्लियर? तो हम इंटरेस्ट पढ़ रहे थे ना ग्रेट पावर्स के, तो उसमें रशिया भी है। जैसे रशिया के मैंने इंटरेस्ट आपको बताएं कि वार्म वाटर रेसेस, उसके अलावा जो ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक रीजन एंड स्लेव रेस, वो मैं कहता था कि मैं अपने जो है रेस की वजह से इनको सपोर्ट करता हूँ और खुद को जो है बिग ब्रदर कहता था बाल्कान्स का। दूसरा ये था कि असिस्ट टू अदर यूरोपियन कंट्रीज लाइक जो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज हैं कि उनकी भी असेस हो जाए थ्रू द मेडिटेरियन एंड द बाल्टिक। और उसके अलावा ना ये कंट्रोल भी चाहता था किसका, स्ट्रेट्स का, कौन सी स्ट्रेट्स, बॉस्फोरस एंड डार्डिनेल्स। तो यहाँ पे जो है हेयर यू कैन सी दिस इज अ ब्लैक सी and here you can see the strait and this is the Bulgaria and the Turkey। यहाँ पे ये जो है बॉस्फोरस स्ट्रेट है एंड हेयर द डार्डेनेल्स स्ट्रेट है जो एजियन सी में है। एंड नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द इंटरेस्ट ऑफ अदर पावर्स। ओके, सो अनदर पावर इज ब्रिटेन। अब ब्रिटेन का फोकस यही था कि मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ पावर इन द यूरोप, क्योंकि रशिया इतना एक्टिव हो रहा था, वो कंट्रोल करना चाह रहा था वार्म वाटर्स को, ब्लैक सी एंड जो है मेडिटेरियन सी एज टू हैव असिस्ट टुवर्ड्स द अदर यूरोपियन कंट्रीज। तो वहाँ पे जो है ऑब्वियसली ब्रिटेन भी बड़ा कंसर्न हुआ कि भाई जो बैलेंस ऑफ पावर है वो मेंटेन करना है and protecting its interest in the Mediterranean and the India. So it was concerned about the Russian expansion and its potential threat to the British naval dominance. और उसके बाद we have another power that is Austrian Hungary. अब central power था in the Central Europe ना, so that's why it sought to influence the Balkans of fun to counter the Russian influence। उसको यही लगता था कि भाई रशिया ने अगर कंट्रोल कर लिया तो उसका जो इन्फ्लुएंस होगा ना वो ज्यादा बढ़ जाएगा स्पेशली इन द रीजन ऑफ बाल्कान। सो दैट्स वाई वो चाहता था कि मैंने इसका जो इन्फ्लुएंस है वो काउंटर करना है। After that we have France, player था Mediterranean politics में and with ambitious to protect its economic and the military interest in the region। और फ्रांस का ये इंटरेस्ट था कि उनके भी मेडिटेरियन जो है पॉलिटिक्स में बड़े इंटरेस्ट थे और वो प्रोटेक्ट करना चाहता था अपने मिलिट्री एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट।
ओके, सो हियर दिस इज द मैप जहाँ पे जो है हम देखते हैं कि यहाँ पे फ्रांस से और यहाँ पे इसकी ज्योग्राफिकल प्रोक्सिमिटी देखें मेडिटेरियन सी में। तो यहाँ पे क्या था कि जब इसने देखा कि भाई रशिया बड़ा जो है प्रोएक्टिवली अप्रोच कर रहा है और जो है अपने मूव्स बढ़ा रहा है यहाँ पे असेस जो है हासिल करने के लिए, तो यहाँ पे क्या होते हैं कि फ्रांस के भी अपने इंटरेस्ट होते हैं स्पेशली इन द मेडिटेरियन सी पॉलिटिक्स। तो तभी जो है यहाँ पे फ्रांस भी इन्वॉल्व हो जाता है एंड एज अ एक्टर होता है इन द ईस्टर्न क्वेश्चन along with the Russia, Austria, Great Britain। ठीक है, सो ये थे ग्रेट पावर्स और उनके इंटरेस्ट, जो उनके इंटरेस्ट थे इन द ईस्टर्न क्वेश्चन। सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द डिक्लाइन ऑफ ओटोमन एम्पायर। अब उसमें डिक्लाइन ऑफ ओटोमन जो एम्पायर है उसके पीछे बहुत रीजंस थे। लाइक नंबर वन इज मिलिट्री डिफीट्स, उसको बड़ी मिलिट्री डिफीट्स हुई थी एंड इंटरनल इश्यूज भी थे। इंटरनल इश्यूज जैसे देखें कि वो इतना डाइवर्स जो है वो एम्पायर था, उसमें बहुत ज़्यादा जो एथनिसिटीज थी। इवन हमने एक सिर्फ बाल्कान रीजन को देखा तो उसमें कितने जो है ग्रीस थे और जो है स्लैव्स थे, मतलब बहुत सारी जो है वो एथनिसिटीज थी। तो उसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी थी, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स भी थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी थे, करप्शन भी थी विद इन द ओटोमन एम्पायर। ऑन द सेकेंड इज कि मतलब इतने सारे बहुत ज्यादा इश्यूज थे और बहुत बड़ा जो इशू था नेशनलिस्ट मूवमेंट्स भी थी विद इन द ओटोमन टेरिटरीज। वो इंडिपेंडेंस जो है वो लेना चाहते थे। एंड जब डिक्लाइन हुआ फिर इतने पावर्स की इन्वॉल्वमेंट है ना, तो वो एक कॉम्प्लेक्स जो है ना वो वेव ऑफ प्रॉब्लम्स बन गई थी। एंड द सिकमेन ऑफ द यूरोप, ये टर्म ना बहुत पॉपुलर हुआ था बाय द जार निकोलास वन ऑफ रशिया टू डिस्क्राइब। एक्चुअली वो क्रम्बलिंग ओटोमन एम्पायर था ना, वो डिक्लाइन हो रहा था, तो इसने इसके कहा था कि सिकमेन ऑफ द यूरोप इन द 19th सेंचुरी। सो इट सिंबलाइज द वीकनिंग ऑफ ओटोमन अथॉरिटी एंड द ग्रोइंग कंपटीशन अमंग द यूरोपियन पावर्स फॉर द इन्फ्लुएंस इन द टेरिटरीज। एंड उसके बाद है कांग्रेस ऑफ बर्लिन। अब कांग्रेस ऑफ बर्लिन, उसमें रूसो जो है वो तुर्किश वॉर होती है 1877 से लेके 1870 जो है 8 तक। उसमें ट्रीटी एक साइन साइन होती है जिसका नाम होता है सेंट स्टीफेनो। वो साइन बिटवीन द रशिया एंड द ओटोमन एम्पायर, जिसमें जो है रशिया को कुछ सिग्निफिकेंट टेरिटोरियल गेन्स मिलती हैं। सो अदर यूरोपियन पावर स्पेशली ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया हंगरी फियर्ड रशियाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे जब टेरिटोरियल गेन्स हुए थे ना रशिया के, तो यहाँ से जो है ये जो दूसरे पावर से स्पेशली ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रिया हंगारी हो गया, तो वो डर गए थे जो कि रशिया का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से। तो आउटकम्स इसके ये थे कि नंबर वन स्टेट्स बनी थी लाइक रोमानिया, सर्बिया एंड बुल्गारिया, एंड रशिया's territorial gains were reduced but it remained an important power in the Balkans. So Austria-Hungary was given control over Bosnia and Herzegovina through officially still part of the Ottoman Empire। एंड ब्रिटेन ने भी जो है उसको भी अगेंस्ट हुई थी लाइक साइप्रस। एंड इम्पैक्ट क्या था कि कांग्रेस टेम्परली स्टेबलाइज द रीजन। वो टेम्पररी तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ गई थी बट इट सेट द स्टेज फॉर द फर्दर कॉन्फ्लिक्ट इन द बाल्कान टेरिटरीज, जो बाल्कान वॉर भी होती है एंड अलायंसेस, जिसकी वजह से है जो है वो वर्ल्ड वॉर वन होती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि रोल भी था एक नेशनलिज्म का इन द ईस्टर्न क्वेश्चन। ये एक फैक्टर है ना डिक्लाइन ऑफ ओटोमन एम्पायर का, कि वहाँ पे इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म होता है। लाइक नेशनलिज्म बिकम अ ड्राइविंग फोर्स इन द बाल्कान विद द इथनिक ग्रुप्स, जिसमें सर्ब्स थे, ग्रीक्स थे, बुल्गारियंस थे, अल्बेनियंस थे, एंड दे ऑल वर सीकिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ओटोमन एम्पायर। सो द राइज ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट वाज अ चैलेंज टू द ओटोमन रूल एंड द सोर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी इन द रीजन। ठीक है, अब उसमें जो है हम एग्जांपल दे सकते हैं केस ऑफ सर्बिया का, कि सर्बिया प्लेड अ की रोल इन चैलेंजिंग ओटोमन डोमिनेंस एंड सपोर्टेड नेशनल मूवमेंट्स इन द नेबरिंग रीजन्स। अब जो भी नेबरिंग रीजन्स थे ना, दूसरे जो बाल्कान रीजन्स थे, ये सर्बिया उनकी भी जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स थी उनको भी सपोर्ट कर रहे थे। एंड द सर्बियंस इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस इन द बाल्कन वाज अ डायरेक्ट कंसर्न फॉर द ऑस्ट्रिया हंगारी, लीडिंग टू द राइजिंग टेंशंस बिटवीन दीज टू पावर्स। और उसके बाद ये है कि ईस्टर्न क्वेश्चन और उनके जो है यूँ समझ लें कि यहाँ से ही सीट्स शो हो गए थे फॉर द वर्ल्ड वॉर वन, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन्स इंक्रीज हो गए थे। द डिक्लाइन ऑफ ओटोमन एम्पायर एंड द टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स in the Balkan contributed to the broader wave of alliances and tensions in the Europe, like Serbia's support of nationalist movement and Russia's backing। क्योंकि सर्बिया जो थे ना, जो दूसरे बाल्कान मतलब कंट्रीज थे ना, उनकी नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट कर रही थी और डायरेक्टली जो है रशिया सर्बिया को सपोर्ट कर रहा था। फिर रशिया जो है आगे जो दूसरे बाल्कान कंट्रीज थे उनको सपोर्ट कर रहे थे। सो एंटागोनाइज ऑस्ट्रिया हंगारी विच फियर लूजिंग इन्फ्लुएंस इन द रीजन, क्योंकि उस वक्त ऑस्ट्रिया का भी थोड़ा सा जो है इन्फ्लुएंस था ना, तो वो डर रहा था कि मेरा इन्फ्लुएंस जो है वो कम हो जाएगा। और यहाँ पे हम देखते
देखते हैं कि असासिनेशन होती है आर्किड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की, असासिनेशन होती है साराजेवो में बाय द सर्बियन नेशनलिस्ट जो होता है। तो ये एक जो है टिग्रिंकास बनता है वर्ल्ड वॉर वन का, और वहाँ से जो है सारे जो मतलब पावर्स होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं वर्ल्ड वॉर वन में। लाइक जब सर्बिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर होगी तो ऑस्ट्रिया की तरफ से, तो फिर रशिया आ जाएगा उसको बचाने के लिए, और उसके बाद जो है जर्मनी, फ्रांस, ये सारे जो है वो कंट्रीज आ जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि many of which had their roots in the Eastern Question and led to a full-scale यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट। तो लेगेसी हम देखते हैं ईस्टर्न क्वेश्चन की कि ईस्टर्न क्वेश्चन shaped much of the geopolitics of the 19th century and the early 20th century Europe. So it influenced the rise of nationalism, decline of empires, and the formation of new states in the Balkan and the Middle East. So the tension from the Eastern Question contributed to the outbreak of World War One and continued to shape the political landscape in the 20th century. और यहाँ पे देखें ना कि जो है क्वेश्चन भी आ चुका है। एक तो मैंने यूनिफिकेशन ऑफ इटली का लिखा है, लेकिन सेकंड जो मैंने लिखा है क्वेश्चन वो ये है कि ईस्टर्न क्वेश्चन इंटर्ड अपॉन अ न्यू स्टार्टलिंग फेज फ्रॉम 1908 टू द 1914। यहाँ पे जो है अपने वो डिस्कस करनी है जो बाल्कान वॉर होती है, आफ्टर डेट बाल्कान की पूरी पॉलिटिक्स, और उसके बाद जो है वर्ल्ड वॉर वन यहाँ से स्टार्ट होती है। एंड वी हैव अनदर क्वेश्चन कि बिटवीन मैस्नी, केवर, गेरिबाल्दी, हु डू यू थिंक मेड मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द इटालियन यूनिफिकेशन। सो आपने इसका भी थोड़ा सा ब्रीफ लिखना है, इसका भी थोड़ा सा ब्रीफ लिखना है, इसका भी थोड़ा सा ब्रीफ लिखना है, लेकिन मेनली आपका आंसर क्या होना चाहिए कि आपने ये लिखना है कि आप क्या समझते हैं कि ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसकी थी, मैस्नी की थी, केवर की थी, या गेरिबाल्दी की। अगर आप समझते हैं कि ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन थी वो केवर की थी, तो देन यू हैव टू राइट इट्स हिज कंट्रीब्यूशन and the different aspects, like in the diplomatic sphere and the political and in the economic and in the peace conferences। मतलब so जो सारी चीजें हमने पढ़ी है वो आपने लिखनी है। So it was all about the Eastern question, and in the next lecture we will be discussing the origin of First World War, एंड देन हमारा जो यूरोपियन हिस्ट्री पार्ट 2 जो होगा वो शुरू हो जाएगा। तब तक अल्लाह हाफिज।